मैं बिल्कुल बिंदास होकर कह रही हूँ क्योंकि हमारे गुरुजी हैं बिल्कुल वेरीफाइड। मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है इनके साथ कि ये मतलब इनके साथ मेरा पर्सनल ये तक रहा है कि इन्होंने मेरी कुंडली देखे बिना ही मेरी कुंडली बता दी। मतलब मैं ये सच में मैं दिल से कह रही हूँ कि इन्होंने मेरी कुंडली नहीं देखी और फिर भी इन्होंने बता दिया। हमारी जो एस्ट्रोलॉजी है, ज्योतिष विद्या है, वो दो मुख्य ग्रहों के ही इर्द गिर्द घूमती है। एक सूर्य, दूसरा चंद्रमा। सूर्य को ज्योतिष में राजा की संज्ञा और चंद्रमा को रानी की संज्ञा दी गई। मन पर कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि मन पे कंट्रोल करना मुझे थोड़ा इम्पॉसिबल तो नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ डिफिकल्ट जरूर है। अगर मैं 1000 फैक्ट दूंगा तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 1000 फैक्ट जो है बिल्कुल सही निकले। हर व्यक्ति को जीवन में एक बार ऐसा समय जरूर आता है जब वो एस्ट्रोलॉजी के प्रति शरणागत हो जाता है। द्वादश भाव में चंद्रमा जब किसी व्यक्ति की होगा, ऐसा व्यक्ति ज्योतिष को जरूर पसंद करता होगा। कि जैसे मैंने 10,000 कुंडलियां देखी हैं, 10,000 से अधिक कुंडलियां देखी हैं, तो आज तक एक भी कुंडली के जो रिजल्ट है या एक भी कुंडली दिखाने वाला जातक असंतुष्ट नहीं है। चंद्रमा के पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट अगर मैं पूछूं तो क्या है, अच्छी चीजें क्या है और नेगेटिव चीजें क्या है? देखिए, जब भी किसी जातक की जन्म लग्न कुंडली में चंद्रमा खराब परिणाम देता है जी, तो एंजाइटी देता है, डीप डिप्रेशन देता है, ओवर थिंकिंग देता है और कहीं ना कहीं मानसिक रोगी बना देता है। जिन लोगों को ये बता के रखा गया है कि सूर्य अष्टम भाव में समस्या देता है, चंद्रमा अष्टम भाव में समस्या देता है, वो ये जान ले चंद्रमा और सूर्य को अष्टम का दोष नहीं लगता है। हर व्यक्ति को अपने माता पिता का सम्मान अवश्य करना चाहिए, अपने माता पिता के नियमित चरण स्पर्श अवश्य करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी परेशान नहीं रह सकता है। कोई भी परेशानी, कोई भी संकट, कोई भी समस्या उसको क्षति पहुंचा नहीं सकती। कुछ व्यक्ति होते हैं जो अपनी माता का सम्मान नहीं करते, उनका चंद्रमा जीवन में कभी उनको अच्छे परिणाम नहीं देगा। ये फैक्ट है। नमस्कार दर्शकों, मैं शिवप्रिया सिंह फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस शो में। और यहाँ पे ज्ञान की गंगा बह रही है, तो इसीलिए मैंने पहले ही कहा था कि आप लोगों की कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, क्योंकि ये शो आप लोगों की जिंदगी बदल देगा। जी हाँ, बहुत से जो एस्ट्रोलॉजी को लेकर, ज्योतिष शास्त्र को लेकर जो मिथ भ्रांतियां लोगों में फैली हुई है, उसे आज हम क्लियर कर रहे हैं। हमारे गुरुजी हमारे साथ हैं और इसके ऊपर हम जो चर्चा कर रहे हैं ये आपके लिए क्यों जरूरी है, इसे मैं सबसे पहले बताना चाहती हूँ। क्योंकि जब आप किसी भी विषय पर चर्चा करते हैं, अगर आपका मार्गदर्शन ही गलत हो जाए तो सोचिए कि आप गलत दिशा पर जा रहे हैं। मैंने आपसे बार बार हर बार ये कहा है कि कॉपी पेन लेकर बैठिए, क्योंकि हमारे गुरुजी आपको ऐसी बातें बताएंगे जो आपने शायद आज तक कभी नहीं सुनी होगी। बहुत सी भ्रांतियां हैं जो लोग सिर्फ व्यूज के लिए, पब्लिसिटी के लिए अपलोड कर रहे हैं। मैं बिल्कुल बिंदास होकर कह रही हूँ क्योंकि हमारे गुरुजी हैं बिल्कुल वेरीफाइड। मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है इनके साथ कि ये मतलब इनके साथ मेरा पर्सनल ये तक रहा है कि इन्होंने मेरी कुंडली देखे बिना ही मेरी कुंडली बता दी। मतलब मैं ये सच में मैं दिल से कह रही हूँ कि इन्होंने मेरी कुंडली नहीं देखी और फिर भी इन्होंने बता दिया। हमने वैसे काफी ग्रहों के ऊपर चर्चा की है। आज हम, क्योंकि ये जो ठंड का मौसम है और रात का समय है, तो रात्रि का मतलब सीधा हमारे दिमाग में आता है चंद्रमा। जी हाँ, तो इस वक्त ये जो बोन फायर है और ये जो ठंड का मौसम है, रात का वक्त है, तो चंद्रमा जो ग्रह है, सौम्य ग्रह है, उस पर गुरुजी जो भ्रांतियां हैं उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए और चंद्रमा की खूबसूरती के बारे में बताइए, जिस पर कुछ लोगों की वजह से ग्रहण लग चुका है। देखिए, वास्तव में हमारी जो एस्ट्रोलॉजी है, ज्योतिष विद्या है, वो दो मुख्य ग्रहों के ही इर्द गिर्द घूमती है। एक सूर्य, दूसरा चंद्रमा। सूर्य को ज्योतिष में राजा की संज्ञा और चंद्रमा को रानी की संज्ञा दी गई। उसी के साथ साथ एक पहलू और भी है। सूर्य की राशि सिंह राशि होती है और चंद्रमा की जो स्वयं की राशि है वो कर्क राशि है। दोनों ग्रहों को आधे आधे ग्रह मिले हैं। अच्छा, जी बिल्कुल। जैसे अब जब आप सूर्य से नीचे उतरते हुए क्रम में देखेंगे, इसी प्रकार चंद्रमा से नीचे उतरते हुए क्रम में देखेंगे,
मतलब सॉरी, सूर्य से बढ़ते हुए और चंद्रमा से उतरते हुए क्रम में आप देखेंगे तो देखेंगे वही राशि उस ग्रह को भी मिली है और वही राशि दूसरे ग्रह को भी मिली है। अब यहां से मैं आपको बताता हूं, जैसे सूर्य की जो अपनी राशि है वो सिंह राशि है और उससे आगे बढ़ते हैं हम तो आती है कन्या राशि। उसका स्वामी कौन है? बुध है। इसी प्रकार चंद्रमा से जब आप नीचे क्रम में उतरेंगे तो किसकी राशि है? मिथुन राशि। उसका स्वामी कौन है? बुध। उससे एक क्रम जब नीचे उतरेंगे चंद्रमा से तो एक क्रम और नीचे उतरेंगे, मतलब 2 क्रम नीचे उतरेंगे तो किसकी राशि मिलती है? शुक्र की राशि, वृष राशि। सूर्य से 2 राशि ऊपर जाएंगे तो किसकी राशि मिलती है? शुक्र की राशि, तुला राशि। उसी के साथ साथ हम जब 3 और नीचे राशि उतरेंगे तो जब चंद्रमा से 3 नीचे उतरेंगे तो किसकी राशि मिलेगी? मेष राशि अर्थात मंगल की राशि। और जब सूर्य से 3 राशि ऊपर जाएंगे तो किसकी राशि मिलेगी? वृश्चिक राशि अर्थात मंगल की राशि। अब जब हम 4 क्रम ऊपर जाएंगे तो दूसरी तरफ भी देवगुरु बृहस्पति की राशि मिलेगी और सूर्य की तरफ भी देवगुरु बृहस्पति की राशि मिलेगी। और एक अंतिम ग्रह की तरफ हम जब जाएंगे, शनि की तरफ, तो सूर्य के आधार पे हम जब 5वीं राशि तय करेंगे तो आपको मकर राशि मिलेगी। और जब हम चंद्रमा के आधार पे जब निचले क्रम में नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको कुंभ राशि मिलेगी, जो दोनों ही शनि की हैं। तो अब ऐसा कैसे आप कह सकते हैं कि एक ग्रह को 2 राशियां मिली हैं और प्रकृति उनकी एक ही है? ऐसा नहीं। सिर्फ सूर्य और चंद्रमा की प्रकृति एकल है, दोनों को एक एक राशि मिली हुई। अन्य सभी ग्रहों की प्रकृति 2 प्रकार से है, एक सूर्य के प्रकार से, एक चंद्रमा के प्रकार से, अर्थात एक आत्मीयता के आधार पे और एक मन के आधार पे, एक आत्मबल के आधार पे, एक मनोबल के आधार पे। एक वही मेष लग्न वाला व्यक्ति मनोबली होता है, एक वही मेष लग्न वाला व्यक्ति आत्मबली होता है। और जब उसकी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा दोनों ग्रह अच्छे हो जाते हैं तो वो मनोबली आत्मबली दोनों हो जाता है। क्योंकि चंद्रमा पे हम आज बात कर रहे हैं, चंद्रमा मन का कारक है। हमारे जीवन में मन के कारक होने के साथ साथ हमारी माता का कारक है। साथ ही साथ चंद्रमा के लिए मनमौजी शब्द का प्रयोग किया गया है। स्वच्छंदता के आधार पे उसके लिए बातें कही गई हैं कि जिस व्यक्ति का चंद्रमा अच्छा होता है, व्यक्ति स्वच्छंद स्वभाव का होता है, मनमौजी होता है, ऐसे व्यक्ति कलाकार होते हैं। चंद्रमा को 16 कलाओं का ज्ञाता कहा गया है। एक अजीब उनमें आकर्षण होता है। ये चंद्रमा में इतने सारे गुण हैं। सबसे कम समय पे किसी राशि पे यदि कोई ग्रह रहता है तो वह है चंद्र। और चंद्रमा के आधार पे ही व्यक्ति जिनसे डरते हैं, आजकल के जो एस्ट्रोलॉजर जिन विषयों में डरा के रखे हुए हैं, 7.5 चंद्र ग्रहण, ये सारे दोष बना के जो रखे गए, ग्रहण दोष, तो ये अवस्थाएं हैं। ये अवस्थाएं हमारे मन में कहीं ना कहीं क्लेश पैदा करती हैं, मन हमारा विचलित कर देती हैं। जबकि वास्तव में हम जब ग्रह के सौंदर्य को समझेंगे, हम जब ग्रह की वास्तविकता को समझेंगे तो निश्चित जान लीजिए वो ग्रह हमारे लिए उपयोगी सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि हर ग्रह का हमारे जीवन पे प्रभाव है और हमें ये देखना है कौन सा ग्रह हमारे जीवन में अनुकूल प्रभाव डालता है, कौन सा ग्रह हमारे जीवन में प्रतिकूल प्रभाव डालेगा, कौन सा ग्रह हमारे जीवन के लिए योग कारक है, कौन सा ग्रह हमारे जीवन में समस्या दे सकता है हमको। अगर हमने सही भांति से कुंडली का विश्लेषण किया, उसको समझा, तो आपका लाइफ पाथ है बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है। इजी लाइफ पाथ का मतलब ये नहीं होता है कि आपको सब कुछ स्वयं बैठे ही मिल जाएगा। कर्म की तो सृष्टि है, कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। कर्म का संदेश हर एक भगवान ने अवतार लेकर बार बार हमको सिखाया है।
कर्म धरती कर रही है, कर्म आकाश कर रहा है, कर्म सूर्य कर रहा है, कर्म चंद्रमा कर रहा है, कर्म ये पेड़, ये पौधे, ये सृष्टि, ये वातावरण कर रहा है। निरंतर पवन बह रही है, नदियां अपने जल के साथ मधुरता से संगम करती हुई आगे बढ़ रही, धरती नित नया जीवन रोज दे रही। हम आप भी एक श्वास छोड़ते हैं, दूसरी श्वास लेते हैं, और जिस क्षण ये रोक देते हैं उस समय हम मृत हो जाते हैं। जी, चंद्रमा पर जैसे हम चर्चा कर रहे हैं, तो चंद्रमा सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि ग्रह है। जैसे आपने कहा कि मन का कारक है जी, तो व्यक्ति के पास धन हो, अगर मन नहीं है सही जी, तो वो सारा धन वो उड़ा देगा जी, और अगर धन नहीं है तो भी मन विचलित है, और लोग, कुछ ऐसे लोग हैं जो सुसाइड भी कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपके पास धन है नहीं है, लेकिन अगर आपका मन सही है जी। तो सब कुछ सही है। तो मन पर कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि मन पे कंट्रोल करना मुझे थोड़ा इम्पॉसिबल तो नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ डिफिकल्ट जरूर है। देखिए, जैसे आपने कहा कि मन पे कैसे कंट्रोल किया जाए, या हमारा मन ही एकाग्र नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं जीवन में? जी बिल्कुल। देखिए, जो जन्म लग्न कुंडली है वो हमारे जीवन में सब कुछ बताती है, सब कुछ। एक व्यक्ति मानता है उसको तो भी ठीक, और नहीं मानता है तो भी ठीक। हर व्यक्ति को जीवन में एक बार ऐसा समय जरूर आता है जब वो एस्ट्रोलॉजी के प्रति शरणागत हो जाता है, और वहां शरण लेता है, और उसको आभास होता है कि हम इस विद्या के शरण में पहले आ गए होते हैं। जब आप चंद्रमा की बात कर रही हैं तो हम एक योग की बात करेंगे या दोष की बात करेंगे जिसको केम द्रुम कहते हैं। जब चंद्रमा के साथ या उसके आगे पीछे कोई ग्रह नहीं बैठता है तो उसको केम द्रुम दोष लग जाता है। उसका प्रमाण है ये एंजाइटी, ये डिप्रेशन, ये ओवर थिंकिंग, ये उसका प्रमाण है। जब भी चंद्रमा के अगल बगल कोई ऐसा ग्रह बैठेगा, चंद्रमा को कोई ऐसा विशेष ग्रह, शक्तिशाली ग्रह, सौम्य ग्रह, चंद्र ग्रहण होता है कि ग्रहण दोष लगता है अगर राहु और केतु चंद्रमा के साथ बैठ जाए तो। राहु चंद्रमा के साथ बैठे या केतु, और शनि के साथ विष दोष बनता है। देखिए, सर्वाधिक दोष और योग चंद्रमा के साथ ही बनते हैं, सूर्य के साथ ही बनते हैं, अन्य ग्रहों के साथ नहीं बनते हैं। शनि के साथ चंद्रमा बैठेगा तो विष दोष बन जाएगा। लेकिन अंगारक योग कहते हैं कि मंगल और राहु या सूर्य मंगल साथ में बैठ जाए तो अंगारक योग बनता है। देखिए, ये अच्छा, तो ग्रहण और योग अलग, योग और ग्रहण अलग है, और हर एक योग और दोष और ग्रहण के अपने अलग परिणाम है और उसके लाभ भी हैं। क्या आप सोच रहे हैं जिस व्यक्ति के जीवन में जन्म लग्न कुंडली में ग्रहण लगा है, क्या उसको लाभ नहीं मिलता? उसको सर्वाधिक लाभ की संभावनाएं होती हैं, उसको इतना लंबा जीवन मिलता है। मैं आज आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कहना चाहता हूं, बता रहा हूं आपको, जिस व्यक्ति की जन्म लग्न कुंडली में ग्रहण लगा होता है वो व्यक्ति चिरायु होता है, लंबा समय जीता है, उसको लंबा संघर्ष मिलता है, उसको जीवन में बहुत सारी संभावनाएं मिलती हैं, कई सारी प्रतिभाओं का वो स्वामी होता है। किसी भी व्यक्ति की जन्म लग्न कुंडली में चाहे सूर्य ग्रहण लगा हो, चाहे चंद्रमा ग्रहण लगा हो, आपने देखा होगा उन व्यक्तियों की कुंडली के आधार पे नहीं, मैं सिर्फ ग्रहण के आधार पे बता रहा हूं, वो कई सारे प्रतिभाओं के स्वामी होते हैं। कोई गायक होता है, कोई बहुत अच्छा एक्टर होता है, कोई बहुत अच्छा वकील होता है, कोई बहुत अच्छा सर्जन होता है। ये आप देख लीजिए, वास्तव में एस्ट्रोलॉजी ये है। और कहते हैं कि चंद्रमा और शनि अगर साथ में बैठ जाए जी तो इंसान हमेशा डिप्रेशन में ही रहता है। ऐसा नहीं है, और उसे ये पता भी नहीं होता है कि वो दुखी क्यों है। ऐसा नहीं है। मैं बार बार ये बताऊंगा कि चीजों को सही तरीके से पढ़िए, सही तरीके से चीजों की जानकारी प्राप्त कीजिए। शनि और चंद्रमा दोनों अलग प्रकृति के ग्रह हैं, एक वैराग्य है और एक प्रेम, एक आकर्षण, एक मौज मस्ती का ग्रह है, एक न्यायपूर्ति ग्रह, एक छल का ग्रह है। ये वास्तविकता है। तो जब दोनों ही विपरीत प्रकृतियों के ग्रह की युति होती है तो व्यक्ति में दो प्रकार की अवस्थाएं पैदा होती हैं। हाँ, ये बात अलग है कि ऐसा व्यक्ति अगर वैराग्य के क्षेत्र में चला जाए
तो महापंडित महाज्ञानी बनता है। वैसे मैं एक एक करके कुछ पॉइंट्स हाईलाइट हाँ करूंगी। पूछिए पूछिए और पूछिए। हाईलाइट करते हुए मैं इसलिए पूछूंगी क्योंकि मैंने काफी रिसर्च किया हुआ है कि ठीक। लोग किस तरीके की वीडियोस देख रहे हैं और आजकल बड़ा ट्रेंड में बना हुआ है। और चंद्रमा कहते हैं अष्टम में और 12वें घर में अगर बैठा है तो भी दोष बनाता है, और राहु के साथ अगर वो 8th हाउस में या 12th हाउस में चंद्रमा और राहु की अगर युति है अष्टम भाव या 12वें भाव में, तो उस इंसान को बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं और बहुत डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है। आपने कहा कि चंद्रमा अष्टम भाव में बहुत अधिक समस्या देता है। हाँ, और 12th हाउस में राहु के साथ बैठा हो तो। ठीक है ठीक है। अष्टम भाव किस चीज का भाव है? आयु और मृत्यु का। हम्म। तो इसीलिए कहा गया है कि समस्याएं पैदा करता है, क्योंकि चंद्रमा मन है और अष्टम भाव, 12वां भाव और छठा भाव, ये तीनों भाव त्रिक भाव कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज को मैं चैलेंज कर रहा हूँ और सभी को बताना भी चाह रहा हूँ। जिन लोगों को ये बता के रखा गया है कि सूर्य अष्टम भाव में समस्या देता है, चंद्रमा अष्टम भाव का समस्या देता है, वो ये जान ले चंद्रमा और सूर्य को अष्टम का दोष नहीं लगता है। सूर्य आत्मा है। आत्मा हमारे यहाँ शुरू से बताई गई है कि अजर अमर है, अविनाशी है। अष्टम भाव मृत्यु का भाव है, आत्मा मरती नहीं है, तो सूर्य को दोष नहीं लगेगा। चंद्रमा मन है, मन का कारक है, मन मरता नहीं है, शरीर के साथ मन बदल जाता है। तो ये आपको स्वयं समझना है, यही रहस्यमय विद्या है, इसी विद्या के रहस्य को समझना है। चंद्रमा अष्टम अर्थात वैराग्य के प्रति अपना भाव समर्पित कर दीजिए। चंद्रमा द्वादश अर्थात मोक्ष के प्रति अपना भाव समर्पित कर दीजिए। द्वादश भाव मोक्ष है, अष्टम भाव वैराग्य है। द्वादश 12th हाउस को, 12th हाउस को द्वादश बोलते हैं और द्वादश भाव जो है वो मोक्ष है आपका। अच्छा। अब हर व्यक्ति का, जैसे आप जानती हैं, मोक्ष त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण, धर्म त्रिकोण, समझते हैं, कई सारे त्रिकोण भाव होते हैं। तो उन त्रिकोण भावों के आधार पे ग्रह की अवस्थाएं देखी जाती हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। अब मान के चलिए आपके लग्नेश आपके धर्म त्रिकोण में बैठे हैं, तो ऐसे व्यक्ति के लिए धर्म सबसे ज्यादा महत्व का विषय होगा। किसी व्यक्ति का लग्नेश काम त्रिकोण में बैठा है या किसी का मोक्ष त्रिकोण में, किसी का अर्थ त्रिकोण में, तो इस प्रकार सबकी यात्राएं भिन्न भिन्न होंगी। आप देखती हैं कोई व्यक्ति धर्म के पीछे भाग रहा है, कोई व्यक्ति काम के पीछे भाग रहा है, कोई व्यक्ति अर्थ के पीछे भाग रहा है, कोई व्यक्ति धर्म के पीछे भाग रहा है, कोई व्यक्ति मोक्ष के पीछे भाग रहा है। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये हमारे 4 आश्रम या 4 व्यवस्थाएं हैं, या 4 हमारे मन के भाव। आपने देखा होगा अपने जीवन में, आपकी इस जो भी आपकी आयु है, इस आयु काल में आपने ये देखा होगा कि कोई कोई व्यक्ति होता है आजीवन धर्म के पीछे भागा करता है, उसके लिए धर्म से अधिक महत्व किसी चीज का नहीं होता है। और कोई व्यक्ति सिर्फ अर्थ को महत्व देता है। तो ये जो अवस्थाएं है, इसके माध्यम से पता चलता है कि हम अपने जीवन में किस यात्रा के सहभागी बनने वाले हैं, किस यात्रा के पथिक बनने वाले हैं। कोई व्यक्ति आपने देखा होगा कि बहुत बाल्यकाल से ही उसका बहुत चीजों में, इन विषयों में रुचि नहीं रहती है। धन से नहीं लेना देना, अर्थ से कोई लेना देना नहीं, काम से कोई लेना देना नहीं, मोक्ष का यात्री होता है। और कोई व्यक्ति बचपन से ही मनी माइंडेड होता है कि पैसे के पीछे भाग रहा है, वो लग्नेश की अवस्था है। हम ज्योतिषाचार्य इसी माध्यम से ये चीजें देख पाते हैं और सभी को यही सीखनी चाहिए। आजकल की जो रियल लाइफ की दुनिया में, मैं चाहता हूँ रियल लाइफ की दुनिया में लोग, आदमी आगे बढ़े। रियल लाइफ की दुनिया से आपको कुछ नहीं मिलेगा, टोटके आपको कुछ नहीं देते हैं, सामयिक होते हैं, तात्कालिक होते हैं। आपके जीवन को जो जीवन में जो परिवर्तन लाता है, वो आपकी एक ऐसी अवस्था, आपको आपके जीवन की एक ऐसी अवस्था की तरफ लेके जाएगा, वो सनातन पद्धति या वैदिक परंपरा से किए हुए प्रयोग ही आपको लाभ देंगे। पहले आप अपनी जो प्रॉब्लम से उसको तो जानिए। आपका लग्न अर्थात आप स्वयं, आपकी रुचि कहाँ है। इन केस लग्न आपका द्वितीय भाव में बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति धन और कुटुंब
द्वितीय भाव धन, कुटुंब और वाणी का है। तो ऐसा व्यक्ति धन, कुटुंब और वाणी के प्रति बहुत अच्छा उसका लगाव होगा, उसका ज्ञाता होगा, उसमें परिपक्व होगा, उसके प्रति उसकी एक अच्छी रुचि होगी। तृतीय में बैठा है तो व्यक्ति पराक्रम के प्रति ध्यान देगा, अपने भाई से, अपनी छोटी छोटी यात्राओं के माध्यम से वो कमाता खाता रहेगा। किसी भी व्यक्ति का आपने देखा होगा लग्न का स्वामी अगर चतुर्थ भाव में जाके बैठ जाएगा, तो चतुर्थ भाव होता है मातृ भाव, घर भाव, सुख भाव, वाहन, ये सारे एक भाव के कई सारे अर्थ होते हैं। तो उसमें उसका लगाव होगा। छोटा होगा तो माता के प्रति बड़ी अच्छी उसकी लगाव होगा, उसको ही सब कुछ मानेगा। थोड़ा सा बड़ा होगा, सुख को समझेगा तो सुख के प्रति उसकी आस्था, उसकी जो मन है वहां पे जाएगा। फिर बड़ा होगा तो वाहन के प्रति उसका आकर्षण बढ़ेगा। ये है रहस्य एस्ट्रोलॉजी का। हम और आप क्या करते हैं कि छोटी छोटी बातों को काउंट कर लेते हैं, उसी के आधार पे चलते रहते हैं, जबकि ये वास्तविकता नहीं है। अगर हमको किसी विषय को पूर्ण तरीके से समझना है, पूरी तरीके से समझना है, तो हमको उसके ओरिजिन तक जाना होगा, केंद्र बिंदु तक जाना होगा। जैसे भी आपने चंद्रमा के बारे में बताया, कुछ ग्रहों के बारे में, तो मेरे अंदर एक जिज्ञासा आ गई कि एक दो ग्रह का प्लेसमेंट तो समझ में आ रहा है, अभी मेरे मन में थोड़ा जिज्ञासा ये आ रही है कि हर ग्रह में, अगर मैं लग्न से शुरू करूं तो फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, 12th हाउस तक चंद्रमा अगर बैठता है कहीं तो अपना क्या असर दिखाता है? देखिए, जैसे मैंने आपसे बताया कि प्रथम भाव उसका स्वयं का शरीर हो गया, स्वयं की प्रवृत्ति हो गई। दूसरा भाव उसका धन भाव हो गया, कुटुंब हो गया, उसकी वाणी हो गई। तीसरा, जैसा सभी जानते हैं, पराक्रम है, छोटी यात्राएं हैं, भाई भ्राता भाव होता है। उसी के साथ साथ चौथा भाव धन, वाहन, मतलब सुख, वाहन और मातृ भाव और माता। उसी के साथ साथ पंचम भाव जो होता है वो हमारे जो बड़े संबंध, प्रेम संबंध होते हैं, हमारी शिक्षा, हमारी संतान भाव। और छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु और हमारे कंपटीशन का भाव भी कहा गया है, 6th हाउस। यस। ऐसे 7th हाउस से हमारी पार्टनरशिप का भाव होता है, हमारी पत्नी का भाव होता है। और इसी प्रकार अष्टम भाव है जो कहीं ना कहीं आयु को भी दिखाता है, मृत्यु को भी दिखाता है, गुण, रहस्य, विद्याओं को भी दिखाता है। नवम भाव धर्म का भाव है, पिता का भाव है, भाग्य का भाव है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भाव कहा गया इसीलिए। दसम भाव हमारे पिता का भी है, राज्य का भी है, कर्म का भी है। एकादश भाव हमारे जीवन की जो विशेष होती हैं, हमारी जो महत्वाकांक्षाएं होती हैं, आकांक्षाएं होती हैं, लाभ भाव कहा गया है। और द्वादश भाव जैसा कि मैंने बताया, विदेश यात्रा का भाव, मोक्ष का भाव, व्यय का भाव। अब चंद्रमा इन 12 भाव में से जिस जिस भाव में बैठेगा उस भाव में चिंता देगा, चंचलता देगा, अपने गुण के आधार पर परिणाम देगा। अब जैसे लग्न भाव में बैठ गया तो व्यक्ति जीवन भर आपको चंचल दिखेगा, इधर उधर आंख देख के बातचीत करेगा, सामने देख के बात नहीं करेगा। ये ग्रहों की का रहस्य है, ये ग्रहों का फलन है, ये कटता नहीं है। प्रथम भाव चंद्रमा जिस भी जातक के पड़ेगा वो बहुत ज्यादा आंख मिला के बात नहीं करता है, वो ज्यादातर इधर उधर देखता रहता है, एकाग्र मन उसका नहीं होता है। आज ये सोचेगा, कल ये सोचेगा, परसों ये सोचेगा। ये शाश्वत सत्य है, इसको कोई भी काट नहीं सकता है। दूसरे भाव में बैठेगा तो जल्दी जल्दी बोलेगा, क्योंकि वाणी का भाव है। जब भी किसी जातक की जन्म लग्न कुंडली में द्वितीय भाव में चंद्रमा जाके विराजमान हो जाता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी जल्दी बोलता है। उसका कुटुंब में भी लोग उससे नाराज हो जाते हैं उसके बोलने के ही कारण। और धन जरूर आएगा, धनी होगा। द्वितीय भाव का चंद्रमा व्यक्ति को धनी बना देता है। तृतीय भाव का चंद्रमा आपको हमेशा, ऐसा व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन बार बार जगह जगह लेते हुए दिखाई पड़ेगा। थर्ड हाउस में किसी के भगवान जल्दी बदलता हुआ दिखाई पड़ेगा, जिसके थर्ड हाउस में चंद्रमा है, जिसके भी तृतीय भाव में चंद्रमा है। ऐसा क्यों? तृतीय भाव इसी का भाव है, छोटी यात्राओं का, तो वो छोटी यात्राएं करता रहेगा जीवन का। और चतुर्थ भाव में तो माता से प्रेम करता हुआ दिखाई पड़ेगा। ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा मातृ भक्त होता है। 4th हाउस चंद्रमा, और धन, वाहन, सुख, संपदा सब मिलती है ऐसे व्यक्ति को, चतुर्थ भाव का चंद्रमा जिसके भी होता है। पंचम भाव का चंद्रमा है ओवर थिंकिंग,
ऐसा व्यक्ति का दिमाग रुकता ही नहीं, चिंताएं उसका साथ ही नहीं छोड़ेंगी। कभी कदार अधिक चिंता करने के कारण, ओवर थिंकिंग के कारण एंजाइटी, डिप्रेशन, सुसाइडियल टेंडेंसी भी होती है ऐसे लोगों में। जितने भी लोग देख रहे हैं ये बिल्कुल फैक्ट के साथ ये बातें मैं आपको बता रहा हूँ। उसका चंद्रमा जिसका भी है प्लीज थोड़ा नोट कर लीजिए, रियलिटी है ये। जिस भी व्यक्ति के पंचम भाव में, मैं तो मतलब जो भी आपसे कह रहा हूँ वो श्योर शॉट कह रहा हूँ, मतलब ये नहीं कह रहा हूँ इफ नो बट वाली बात मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि ये विद्याओं की बात है, महाविद्याओं की बात है, मेरी स्वयं की गणना की बात नहीं है। ये एस्ट्रोलॉजी मेरी स्वयं की नहीं है, ये वेदों के छठे अंग का, चाहे वो कैसे भी डिग्री पर हो, उच्च का हो या नीच का डिग्री हो। कम और ज्यादा जो होती है वो उसके सशक्तिकरण को बताती हैं, कितना ज्यादा वो शक्तिशाली है। मानिए वृद्धावस्था में तो वो थोड़ा सा कहते नहीं सोच समझ के करने वाला होगा, मन जो है उसका थोड़ा सा वृद्धावस्था की तरह कार्य करेगा। अगर 10 वर्ष 10 अंश और 6 अंश से कम है तो थोड़ा सा बचकानी हरकतें करते हुए दिखाई पड़ेगा। 6 अंश से लेके अगर 14 अंश 16 अंश तक है तो थोड़ा सा मेच्योर होगा। ये अवस्थाएं होती है। बाल्याकाल ये हर ग्रह की है, हर ये ग्रह की अवस्थाएं होती है, लेकिन कुछ ग्रह जो होते हैं वो बाल्याकाल के अच्छे कहे गए, कम अंश के अच्छे कहे गए, जैसे कुछ ग्रह ज्यादा अंश के खराब कहे गए। जैसे राहु केतु जब कम अंश के होते हैं तो कहीं ना कहीं जो कहे गए हैं वो काफी ज्यादा मतलब अलग कह सकते हैं, उनका परिणाम मिलता है। और जब चूंकि वो उल्टा हमेशा वक्री होते हैं, राहु केतु सदैव वक्री होंगे क्योंकि वो उल्टा चलते हैं। आपने देखा होगा राहु जब मीन राशि पे है तो वो मीन राशि से मेष पे नहीं जाता है, वो मीन राशि से कुंभ राशि पे जाता है, कुंभ राशि से मकर पे आएगा। ये राहु की और केतु की अवस्थाएं हैं। नहीं, हम डिग्री पर बात कर रहे थे जी। कि डिग्री अगर आपने कहा कि जिसका कम है जी, किसी का बाल अवस्था ही, हम डिग्री पे ही चर्चा कर रहे थे ना, तो उसमें अगर कम है तो किसी के लिए वो बहुत अच्छा है, तो वो कौन से ग्रह है? जैसे सूर्य की डिग्री कम है, अच्छा, मतलब शून्य डिग्री का ना हो जिसको मृत कहते हैं, क्योंकि अच्छा, शून्य मृत हो जाता है। हाँ, मृत हो जाता है। मृत का मतलब ये नहीं होता है कि वो ग्रह कार्य नहीं करेगा, बस ये है कि उसमें एक राशि से दूसरी राशि में जब परिवर्तन करते हुए चलता है तो उसको उसकी डिग्रियां मापी जाती हैं, काउंट की जाती हैं। जैसे कभी आपने देखा होगा कि 15 तारीख जो होती है वो सूर्य के 14-15 तारीख सूर्य के राशि परिवर्तन की तारीख होती है। किसी भी माह की 14, 15, 16 तारीख जो होती है वो सूर्य के राशि परिवर्तन की तारीख होती है। आप भी जानती होंगी मकर संक्रांति अक्सर 14 जनवरी, 15 जनवरी या 16 जनवरी को पड़ती है। तो मकर संक्रांति, संक्रांत सूर्य मकर राशि में करता है, सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करता है तो मकर संक्रांति पड़ती है। और हमारे सनातन में उसे न्यू ईयर, नया साल कहा जाता है शायद। नहीं, नया साल नहीं कहा जाता, नया साल तो हमारा अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, हाँ जी। ये जो है ये अवस्था ये है कि सूर्य हमारा उत्तरायण में आ जाता है, शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं, उससे पूर्व दक्षिणायन में होता है। तो मतलब जिस समय मकर संक्रांति होता है 14 या 15 तारीख जो मुहूर्त निकलती है जी, वो सबसे शुभ मुहूर्त होता है। शुभ मुहूर्त है मकर संक्रांति। जी बिल्कुल, कि खटवास जो होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं और सूर्य जो है उत्तरायण में आ जाता है दक्षिणा त्याग के। दक्षिण जो दिशा है वो मृत्यु की दिशा कह सकते हैं, ठीक है, मृत्यु लोक की दिशा है। तो इसीलिए उत्तर की तरफ ये कहा गया है कि ऐसे समय अच्छे कार्य करने चाहिए, चीजें होती है। लेकिन हम जब चंद्रमा की बात करें, हम जब डिग्री की बात करें, चंद्रमा की अवस्थाओं की बात करें, जैसे मैंने पंचम भाव तक आपको चंद्रमा बताया, ऐसे छठा भाव जब है रोग, ऋण और शत्रु का, तो जब भी छठा भाव में चंद्रमा बैठेगा तो ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं रोग देता रहेगा, छोटे छोटे रोग। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके छठे भाव में चंद्रमा बैठता है तो वो जल्दी जल्दी उनके जुकाम बुखार होता रहता है, जल्दी जल्दी कोई ना कोई रोग लगा करता है। ये अवस्था है। ऐसी 7वां भाव है तो कहीं ना कहीं उसकी पत्नी से या पत्नी की पति से नहीं बनेगी, अक्सर डाइवोर्स करा देता है। सप्तम भाव का चंद्रमा, अक्सर ऐसी अवस्थाएं आती हैं कि मनमुटाव हो जाता है पति पत्नी में। और अष्टम भाव का चंद्रमा, जैसा आपने सबसे पहले प्रश्न किया था कि अष्टम और द्वादश के चंद्रमा में ऐसे फल होते हैं वैसे फल होते हैं, ऐसा नहीं। अष्टम भाव में जब भी किसी जातक के चंद्रमा पड़ता है
तो व्यक्ति को गुण विद्या का ज्ञाता बना देता है। ऐसा व्यक्ति ज्योतिष से जरूर जुड़ा होगा। द्वादश भाव में चंद्रमा जब किसी व्यक्ति के होगा, ऐसा व्यक्ति ज्योतिष को जरूर पसंद करता होगा। ये फैक्ट है। अगर मैं 1000 फैक्ट दूंगा तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 1000 फैक्ट जो है बिल्कुल सही निकलेंगे, क्योंकि ये महाविद्याओं की गणनाएं है। जैसे मैंने पहले भी बताया, अभी मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे मैंने 10,000 कुंडलियां देखी हैं, 10,000 से अधिक कुंडलियां देखी हैं, तो आज तक एक भी कुंडली के जो रिजल्ट है या एक भी कुंडली दिखाने वाला जातक असंतुष्ट नहीं हुआ। ये बात अलग है कि वो असंतुष्ट प्रवृत्ति का हो, सारी बातें उसको सही पता चली हो, लेकिन ऐसे भी ग्रह में हम बिल्कुल कि लोग जो है आपसे छोड़िए, वो अपने परिवार से, अपने कार्य से, अपने धर्म से, अपनी संतान से, अपनी पत्नी, अपने माता, अपने पिता, अपने मित्र, अपने बंधु, अपने बांधव, किसी से संतुष्ट नहीं होते। बिल्कुल ये अवस्थाएं होती हैं, ग्रह अवस्थाएं होती हैं। ऐसे व्यक्ति दोषारोपण करने वाले होते हैं, स्वीकार्यता नहीं होती है, स्वीकार्यता का बोध नहीं होता है। तो अलग अलग प्रकार से जिसको जैसी कुंडली मिलती है उसकी वैसी यात्रा होती है। अब मैंने आपको अष्टम बता दिया, अष्टम बताया, नवम भाव का चंद्रमा। ऐसा व्यक्ति धर्म के प्रति आस्था रखता ही रखता है और धर्म से उसको लाभ भी होता है। और एक बात और है, जब भी किसी के नवम भाव में चंद्रमा होगा, 16 वर्ष की आयु से 18 वर्ष की आयु में वो व्यक्ति अपने घर के प्रति अपने दायित्वों के निर्वहन करना प्रारंभ कर देगा। 16-17 वर्ष की आयु से ही वो कमाना प्रारंभ कर देगा। उसके बाद आता है दसम भाव का चंद्र। ऐसा व्यक्ति जीवन भर अपने कार्य क्षेत्र में परिवर्तन करता रहता है। वो जल्दी नए कोई ना कोई काम करते रहता है, जॉब चेंज करता रहता है। और एकादश का चंद्रमा जो होता है, एकादश भाव लाभ भाव, तो ऐसे व्यक्ति को कई दिशाओं से लाभ की प्राप्ति होती है और लाभ में ही उसका मन भी लगता है। उसको कोई बिना लाभ का काम बताएंगे तो वो जल्दी शायद हो सकता है ना करे। अच्छा। और लाभ का काम बताएंगे तो वो सारा पूरा मनोयोग लगा के, अपना मनोबल, शारीरिक बल, अपना सभी बल लगा के वो उसमें प्रवेश करेगा और लाभ कमाएगा ही कमाएगा। और द्वादश भाव का चंद्रमा विदेश यात्रा का कारक होता है। जब भी किसी व्यक्ति के द्वादश भाव में चंद्रमा बैठेगा, ऐसा व्यक्ति विदेश यात्रा करेगा ही करेगा, अपनी मातृभूमि को छोड़ेगा ही छोड़ेगा, अपनी मातृभूमि से दूर रहेगा ही रहेगा। ये फैक्ट है। जैसे मैंने चंद्रमा के फैक्ट आपको बताए हैं, ऐसे सभी ग्रहों के अपने अपने परिणाम। अच्छा, जैसे हमने 12 तो कंप्लीट कर लिया जी। एक बात हमारी अधूरी रह गई, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि हमारा ये फ्लो टूटे जी। हम डिग्री पर बात कर रहे थे, 2 सवाल मेरा अभी भी रह गया है जी। आपने कहा कि कुछ ग्रह ऐसे हैं जो बाल अवस्था में अच्छे होते हैं, जैसे भूल गई सर मैं, गुरुजी शायद सूर्य आपने कहा था, सूर्य। और उसके बाद मैं बुध बता, बुध। अगर बुध कम डिग्री का है जी, ये भी फैक्ट है, तो आपको जो आपका पति है या आपकी पत्नी, वो आपसे छोटी मिलेगी। अगर किसी व्यक्ति का बुध ज्यादा डिग्री का है उसकी जन्म लग्न कुंडली में, तो उसकी पत्नी उससे ज्यादा बड़ी होगी। अगर किसी पुरुष जातक का है और किसी स्त्री जातक का है, तो आज हमारी हिंदू सभ्यता में ये है, लेकिन उस अवस्था से भी ज्यादा बड़ा पति उसको मिलता है। मतलब बुध की डिग्री अगर कम है जी, ज्यादा है तो बड़ा मिलेगा, हाँ, और अगर कम है तो उसको छोटी मिलेगी, छोटे पार्टनर मिलेगा, छोटा जीवन साथी मिलेगा या मिलेगी। सूर्य और बुध दोनों का कम डिग्री पॉजिटिव रिजल्ट दे देता है, पॉजिटिव रिजल्ट देता है। और बाकी जो ग्रह हैं उनके ज्यादा डिग्री अगर हो, नहीं, ज्यादा डिग्री तो किसी भी ग्रह की अच्छी नहीं होती है। अच्छा, खाली राहु केतु को छोड़ दीजिए। अच्छा, राहु केतु की ज्यादा डिग्री ठीक मानी गई। ओके, तो मिनिमम कितना, राहु और केतु की मिनिमम डिग्री कितनी होनी चाहिए कि उससे कम अगर गया तो खराब है और उससे अधिक है तो ठीक है, मतलब एक सैचुरेशन पॉइंट। वैसे तो मैंने जैसे बता दिया कि वो सदैव वक्री होते हैं, बिल्कुल।
तो अगर 1 डिग्री के होंगे तो वो 30 डिग्री काउंट की जाएगी, 29 डिग्री काउंट की जाएगी। अगर 30 डिग्री के हैं तो 1 डिग्री काउंट की जाएगी। तो जब वो ज्यादा होते हैं, क्योंकि राहु केतु उथल पुथल वाले ग्रह हैं, एक जगह शांति से बैठने नहीं देते हैं, तो इसलिए कहा गया अगर ज्यादा डिग्री उनकी है तो वो कम काउंट की जाएंगी, इसलिए वो ज्यादा डिग्री अच्छी है। आप समझ गए? ये बिल्कुल ये रहस्य है। तो गुरुजी आपने इतनी जो गहरी बातें बताई उसमें मेरे मन में एक सवाल और आ गया है कि ओवरऑल अगर मैं प्रिसाइज करूं तो चंद्रमा के पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट अगर मैं पूछूं तो क्या है, अच्छी चीजें क्या है और नेगेटिव चीजें क्या है? देखिए, जब भी किसी जातक की जन्म लग्न कुंडली में चंद्रमा खराब परिणाम देता है जी, तो एंजाइटी देता है, डीप डिप्रेशन देता है, ओवर थिंकिंग देता है, और कहीं ना कहीं मानसिक रोगी बना देता है। और अगर चंद्रमा आपकी जन्म लग्न कुंडली में अच्छा है तो आपकी कल्पना शक्ति साकार हो जाती है, मनोयोगी बना देगा। खराब चंद्रमा मनोरोगी बना देगा, अच्छा चंद्रमा मनोयोगी बना देगा, बहुत अच्छा मनोबल देता है। आप भी समझती हैं इस बात को कि एक व्यक्ति के जीवन में मनोबल कितना ज्यादा महत्व रखता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यदि व्यक्ति मन से जीतने की भावना रखता है तो वो जीत ही जाता है। और एक व्यक्ति के जन्म लग्न कुंडली में चंद्रमा यदि अच्छे भाव, अच्छी राशि, या वो चंद्रमा को अच्छा करने का प्रयास करता है, ऐसा नहीं है कि अगर चंद्रमा खराब राशि में बैठा है, खराब भाव में बैठा है तभी खराब परिणाम देगा। आपके कर्म भी चंद्रमा को खराब परिणाम की तरफ लेके जाते हैं। कुछ व्यक्ति होते हैं जो अपनी माता का सम्मान नहीं करते, उनका चंद्रमा जीवन में कभी उनको अच्छे परिणाम नहीं देगा, ये फैक्ट है। और जिन व्यक्तियों का चंद्रमा खराब राशि में बैठा हो, खराब भाव में बैठा हो, कम डिग्री हो, वो व्यक्ति नियमित तौर पे अपने माता की चरण धूल लेके अपने मस्तक पे लगा ले। मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से, आपके शो के माध्यम से ये गारंटी दे रहा हूं कि उस व्यक्ति का चंद्रमा इतने अच्छे परिणाम देगा, साथ ही साथ वो मनोबली हो जाएगा। अगर किसी का चंद्रमा कमजोर है, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी आपके पास नहीं आएगी, खाली मेरी इस बताई हुई एक औषधि कह लीजिए या उपाय करने से। जी, मतलब अगर चंद्रमा आपका अच्छे पोजीशन पे है या खराब पोजीशन में है, दोनों ही परिस्थिति में अगर ये हम करते हैं इसे उपाय या रेमेडी, मैं सोच रही हूँ कि ना कहते हुए अगर मैं तो इसको कर्म कहूंगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कि ये तो हर इंसान को, जैसे सनातन में हमारी चीजें ऐसी हैं लेकिन अब ज्यादातर करता कोई नहीं है। बिल्कुल, ये हमारे कल्चर का एक अभिन्न हिस्सा हुआ करता था कि हमारे कल्चर का ही ये पार्ट हुआ करता था। देखिए, मैं इस शो को, चूंकि काफी रात हो रही है और इसको, आपकी बातों को या अपनी बातों को विराम देने से पहले सिर्फ मैं इतनी बात कहना चाहूंगा, हर व्यक्ति को, वो चाहे सनातन व्यवस्था को माने या ना माने, लेकिन सनातन व्यवस्था में ये चीजें जो बताई गई हैं ये जान ले। हर व्यक्ति को अपने माता पिता का सम्मान अवश्य करना चाहिए, अपने माता पिता के नियमित चरण स्पर्श अवश्य करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी परेशान नहीं रह सकता है। कोई भी परेशानी, कोई भी संकट, कोई भी समस्या उसको क्षति पहुंचा नहीं सकती है, यह आप निश्चित जान लीजिए। क्योंकि अपने माता पिता का सम्मान करने से उसकी जन्मलग्न कुंडली में सूर्य और चंद्रमा दोनों ही अच्छे परिणाम देने लगेंगे। और एक राजा है, एक रानी है। तो अगर ये रेमेडी, ये या सत्कर्म, ये औषधि का उपाय आपने अपने जीवन में कर लिया जी, फिर आप किसी की पूजा करिए चाहे मत करिए। जी बिल्कुल। चंद्रमा के ऊपर हमने आज जो चर्चा की है, मुझे लगता है कि ये बहुत ही आप लोगों के लिए फलदायी साबित होगा, और मुझे भी आज बहुत गहरी जानकारी मिली है। काफी कुछ मैंने तो इन्हें अपना गुरु ही मान लिया है, बिल्कुल। तो अब तो मैं इनको गुरु जी ही कहती हूँ, और ये सच में मेरे गुरु हो गए हैं, क्योंकि इनके साथ रहकर, बातचीत कर कर मेरी जो ज्ञान की जो पोटली है, कहना चाहिए मुझे, भंडार मुझे मिल गया है, खजाना मेरे पास है। तो आप
आपके मन में अगर कुछ भी किसी भी प्रकार के प्रश्न अगर हैं तो वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन हाँ, ये पॉडकास्ट में हमने जो चर्चा किया है कि चंद्रमा अगर आपका खराब है और अच्छा है तो दोनों ही परिस्थिति में आप कैसे चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। चंद्रमा को लेकर किन किन चीजों के ऊपर जो भ्रांतियां हैं कि चंद्रमा अगर इस ग्रह में है तो आपको डिप्रेशन होगा, टेंशन होगा, या चंद्रमा हमेशा नेगेटिव होता है, तो इन चीजों पे आज हमने चर्चा की, बातचीत की, और चंद्रमा को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, कौन सा है वो गुरु मंत्र, वो हमने जाना इस पॉडकास्ट में। तो चलते चलते मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आप ये बताइए हमें कमेंट सेक्शन में कि क्या आपका भी चंद्रमा जिस घर में है उससे जुड़ी जो बातें आपको आज पता चली है उसमें कितनी सच्चाई है। और एक जो सबसे खास बात यह है कि हमने सारे ग्रहों के ऊपर चर्चा कर ली, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह है वो है गुरु ग्रह, जिसे हम बृहस्पति कहते हैं। वो देवताओं के भी गुरु हैं, हमारे गुरु तो यहाँ बैठे हैं, वो देवताओं के भी गुरु हैं, तो उस पर हम सुबह सुबह चर्चा करने वाले हैं। तो बस अब बोन फायर का फायर भी खत्म हो चुका है और चंद्रमा भी अब थोड़े विलुप्त हो चुके हैं, अब हमें भी नींद आ रही है तो हम सोने जा रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि आप भी आराम करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और मिलते हैं अगले शो में। बृहस्पति ग्रह के ऊपर हम चर्चा करेंगे। जय मां नर्मदा, जय मां गंगे। नमस्कार, नमस्कार।